बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो करना है वो मियाँ वाली एयरबेस पे दुश्मनों के बुज़दिलाना वार से करना। जो दुश्मन की जानिब से बुज़दिलाना वार किया गया और फिर उनको मुँह तोड़ जवाब भी दिया गया, और ग्राउंड पे जो तैयारे थे जो नॉन फंक्शनल थे, नॉन ऑपरेशनल थे, उनको नुकसान पहुंचाया है उन्होंने। ऑपरेशनल चीज़ों के बारे में नुकसानात की इतलात नहीं है। ISPR की तरफ से एलामिया भी जारी किया गया, और कल के दिन जो हमारे 14 जवानों की शहादत हुई है, उन 14 जवानों की नमाज जनाजा आज के दिन पढ़ाई गई। मुल्क में हालिया दहशतगर्दी की लहर एक ऐसे वक्त के अंदर कि जब अफ़गान मुहाजिरीन को पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान भिजवाया जा रहा है, तो बहुत से तजियाकार, बहुत से बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर ग्रिप रखने वाले वो ये भी राय रखते थे कि दुआ करें कि खुश असलूबी के साथ ये मामला तय पा जाएं। लेकिन दहशतगर्दी की लहर जिस तरीके से फिर से जन्म ले रही है, हमने तकरीबन कोई 3 दहाइयाँ दहशतगर्दी की लहर का सामना किया है। कहीं ना कहीं हम बेहतरी की तरफ गामजन होने लगते हैं तो दुश्मन फिर से कोई कमज़ोर लम्हा पाकर या हमें कमज़ोर समझकर खुशफहमी के अंदर वार कर देता है। हमारे जो जवान हैं हमा वक्त तैयार भी होते हैं और जवाब भी दिया जाता है, लेकिन मादर वतन की हिफाजत में हमारे बहुत से सपूत जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। तो ये हालिया दहशतगर्दी की लहर मुल्की मामलात के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगी, ये तो हमें कभी यकीन है, ईमान है, तयक्कुन है कि इसका मुकाबला आहनी हाथों के साथ किया जाएगा। लेकिन ये कौन से अनासर हैं जो फिर से सरगर्म हो चुके हैं? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, कहते हैं कल के दिन एक बड़ा सानिहा और फिर रात में एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, दुश्मन हमेशा तार में रहता है। दुश्मन हमेशा इस वक्त के इंतज़ार में रहता है कि कब मैं किस जगह वार करूँगा, कब इनके अंदर तफरकाबाजी पैदा होगी, कब इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जिससे ये कमज़ोर हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कमज़ोर नहीं होगा। पाकिस्तान को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। पाकिस्तान के फ़ौज से लेकर पाकिस्तान का एक एक शहरी इस मुल्क पर मर मिटने पर तैयार है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत क्या है यासर? इस वक्त किसी इलेक्शन कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किसी जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सिर्फ ज़रूरत एक चीज़ की है कि तमाम इख्तलाफात को बुलाकर, तमाम इख्तलाफात को पसे पर्दा रख कर, तमाम अपनी रंजिशें ख़त्म करके तमाम सियासी जमातें एक जगह इकट्ठी होकर इस पाकिस्तान के लिए कुछ करें। इस पाकिस्तान के मुतल्लिक़ सोचिए। इलेक्शन आएगा, लड़े इलेक्शन, एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करें, सब कुछ करें, लेकिन अभी बड़ा वक्त पर है। अगर ये मुल्क सलामत है, इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, तो फिर ये सियासत भी होगी, फिर ये लीडरी भी होगी, फिर ये वजारत आला, वजारत उज़्मा, वजारत खारजा, वजारत हज़ाना, जो जो वजारत भी है सब कुछ होगी। लेकिन इसके लिए सब सियासी जमातों के बयानात नहीं चाहिए। इसके लिए सिर्फ सियासी जमातों की तरफ से एक बयानात नहीं चाहिए, बल्कि सियासी जमातों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना होगा। एक पेज पर ख़त्म करें इख्तलाफात, अपनों की गलतियों को ख़त्म करें, अपने की गलतियों को माफ़ करके दुश्मन से निपटें। ये वक्त है दुश्मन से निपटने का। उसकी क्या जरूरत? पहले हमारे लोगों को शहीद किया गया। मैंने कल भी कहा था कि हमने आगाज़ इससे किया था कि उन शहदा की कुर्बानियों को हम भूल नहीं सकते, उन शहदा की कुर्बानियों को कभी भी नहीं हम भूल सकते। फिर ये मियाँ वाली में ये दहशत गर्दों का 5वां 6ठा हमला है यासर, पता है आपको ना जी? थानों पे हमला, कभी किसी चीज़ पे हमला, कभी किसी चीज़ पे हमला। अब हमारी बेस पे हमले की कोशिश की गई, नाकाम हो गया। हमारे जवान लड़े, अपनी जानों की परवाह किए बगैर लड़े और दुश्मन को नस्तो नबूद किया। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करेगा वो, अभी उसने और बहुत कुछ करना है, इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का आगे बढ़ना उसे नहीं बर्दाश्त, पाकिस्तान का मजबूत होना उन्हें नहीं बर्दाश्त। आप गौर करें, जिस वक्त ये हमला होता है पाकिस्तानी मीडिया में अभी ये बात नहीं आती और भारतीय मीडिया के अंदर
उसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। भारतीय मीडिया झूठ की बहतान लगा देता है, भारतीय मीडिया इंतहाई दर्जे तक पहुंच जाता है। उठा के देख ले टाइमिंग आप। भारतीय इसका मतलब है कि सब भारतीय मीडिया के अलावा रॉ का जो ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर भी इस हमले से पहले लिखा जाता है कुछ बड़ा होने वाला है। चले मैं क्यों, रॉ कौन है, किसकी एजेंसी है? उन्हीं की है ना। नहीं को पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट करना, पाकिस्तान में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, पाकिस्तान में सहूलतकारों को पैसा देना। मैं कह रहा हूं कि आप सोच नहीं सकते, ये वक्त है, इस वक्त तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, अदारों को एक पेज पे बैठना होगा और उसके बाद ये फैसला करना होगा कि इलेक्शन हर चीज देखी जाएगी। सबसे पहले इस पाकिस्तान के दुश्मनों को हटाना होगा, उनसे उनका खात्मा करना होगा। कितनी देर, हमारा जुर्म क्या है? हम हर शख्स की मेज़बानी करते हैं, हमारा ये जुर्म है। हमारा जुर्म यह है कि हम दुनिया के किसी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं करते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दों को पनाह नहीं देते। हमारा जुर्म यह है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं। हमारा जुर्म यह है कि हमारे वतन के अंदर चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी मजहब से कोई तल्लुक रखता हो, हम सिर्फ उसको अपने सर पे बिठाते हैं, अपने बराबर हकूक देते हैं। और उसकी सज़ा हमें क्या दी जा रही है? उसकी सज़ा हमें यह दी जा रही है कि मेरे मुल्क का दिफा कमज़ोर करने की साजिश की जा रही है, मेरे मुल्क के फौजी जवानों को शहीद किया जा रहा है, मेरे मुल्क के अहम तरीन अदारों पर हमलों की कोशिश की जाती है। मैं तो समझता हूँ ये जो भारतीय मीडिया जो कल से दर कल शाम से बकवास का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, झूठ का, बुख्तान का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, ये जो कर रहा है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये शीशे के घर में बैठे हैं, मत बोलें। और मोदी साहब, आप अपना एक इलेक्शन जीतने की कोशिश करने के लिए ये जो सारा ड्रामा कर रहे हैं, मत बोले। हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के तमाम लोग, मैं कहता हूं कि आज पाकिस्तान को बचाने के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा। आज तो सोशल मीडिया पे बात ही इसकी चलनी चाहिए थी। आज तो सोशल मीडिया पे बात ही ये होनी चाहिए थी, आओ मिलकर एक हो जाए इस मुल्क के लिए। ये मुल्क होगा, सियासत होगी, ये मुल्क होगा, सहाफ़त होगी, ये मुल्क होगा तो हर चीज़ होगी। और अब ये टीवी पे बयानात से बाहर निकलना होगा। मैं समझता हूँ कि हमारे सिबा सलार साहब को तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना होगा और एक फौरी तौर पर APC बनानी होगी कि एक तरफ अफ़गान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से भेज रहे हैं, बाइज़्ज़त तरीके से। कुछ लोगों ने उसे भी सियासत की में उछालने की कोशिश की जो बलोचिस्तान के अंदर हुआ। उसके बाद ये जो सारा कुछ हो रहा है, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है यासर। हम कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है। और फिर मैं कहूँगा कि तमाम चीज़ें ख़त्म करके तमाम लोगों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे इकट्ठे होना चाहिए। इलेक्शन पे एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़े, अदारों को भी इन सब को इकट्ठा करना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान से एक पैगाम जाए और पाकिस्तान के अंदर एक नए दौर का आगाज़ हो। दुश्मन ना हर मौके की तलाश में होता है कि तफरका किस तरीके से फैलाया जा सके। आप ये देखिए कि ये कुछ ऐसे अनासर जो कम फहमी, कम इल्मी में होते हैं, वो मुल्क के अंदर से भी होते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ इंतखाबात की तारीख का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ ये दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया। क्या ये दुश्मन को नहीं पता? दुश्मन को भी पता होता है। दुश्मन ऐसे मौके की तलाश में हमला करता है ताकि बहुतान तराजियां मुल्क के अंदर शुरू हो जाएं और मुल्क के अंदर तफरकाबाजी हो जाए। ये हमारे आम आवाम को या हमारे बड़े तजियाकारों को क्यों नहीं समझ आता? शायद वो समझना नहीं चाहते, शायद वो अपना, मैं एक पंजाबी में एक लफ्ज़ कह रहा हूँ ना, एक बात कह रहा हूँ, शायद वो अपना एक मंजन बेचना चाहते हैं। या सर, वो चाहते हैं कि उनके व्लॉग बिके, वो चाहते हैं उनका प्रोग्राम चले, वो चाहते हैं कि दूसरे ममालिक के अंदर जिनको वो खुश कर रहे हैं वो खुश हो जाए इससे, वो ये चाहते हैं बस। यानी हमें मैं कह रहा हूं, हमें सबसे पहले पाकिस्तान, आपका इख्तलाफ हो, आपका डिपार्टमेंटल इख्तलाफ हो, नजरियाती इख्तलाफ हो, आपको इकदामात से इख्तलाफ हो, लेकिन वो जवान जिसकी माँ ने जन्म दिया, बड़ा किया, बड़ा करके मादर वतन की हिफाजत पे मामूर होने के लिए उसका माथा चूम के भेजा हो, तो क्या वो जवान ऐसी ही कॉन्स्पायरेसी की नज़र होते जाएंगे?
बात यह है कि यही तो एक सोचने वाली बात है, यही एक सोचने वाली बात है। जिस इंतज़ार में थे हमारे दुश्मन, जिस मौके के वो इंतज़ार में थे, वो मौका वो हासिल कर रहे हैं। और हमारे कुछ पाकिस्तान से बाहर बैठे लोग, कुछ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नामों से अपने अकाउंट्स बनाने वाले लोग उस पर इस्तेमाल हो रहे हैं। और कुछ उन्होंने खुद कुछ ऐसे जाली अकाउंट बनाए हुए हैं, उन्होंने भी, राह ने, भारत ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के जाली अकाउंट्स खुद भी बनाए हुए हैं ताकि इनके अंदर एक तफरका जारी रहे। मैं कह रहा हूं कि इस पर बिला तफरीक ऑपरेशन होना चाहिए, सियासी तौर पे नहीं, लेकिन सबसे पहले सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर कोई इस मुल्क में सियासत करना चाहता है, इस मुल्क में हुकूमत करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे इस मुल्क का सोचना होगा। ये लड़ाई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पुलिस की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ हमारे पाकिस्तान के सरहदों पे खड़े मुजाहिदीन की नहीं है, वो लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं, इस कौम की लड़ रहे हैं। और अगर इस कौम के सियासतदान, मुझे कल अफसोस हुआ यासर, कब किसको नहीं पता था, जब पता चल गया कि हमारे 14 जवान शहीद हो गए, तो क्या हाफिजाबाद के जलसा में किसी एक ने जिक्र किया? क्या उस जलसा में ढोल बजना बंद हुआ? क्या वहां पर म्यूजिक लगना बंद हुआ? आज भी बहुत सी जगहों पे, आज भी बहुत से मेले ठेले, क्या ये बंद हुए? जब हम एक कौम होंगे ना, तो हमें हर एक का दुख नजर आएगा। अब वक्त है एक कौम बनने का, और इस कौम को एक कौम बनना पड़ेगा, और इसमें बड़ों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सिर्फ बयान, ट्विटर पे एक बयान जारी करने से, या अपने एक टीवी पे आके एक बयान जारी करने से, और उसमें भी अपनी नफरत का इजहार दुश्मन की बजाय अपनों पे करने से ये काम नहीं चलेगा। अब सबको एक जगह इकट्ठे होकर इस मुल्क को बचाना है। मुल्क तो बचेगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ भी नहीं हो सकता इससे। ये चंद मुट्ठी बार दहशतगर्द जो है ना, ये इससे बड़ी लहर एक दफ़ा आई थी यासर, याद है ना आपको? जी, हमने तो बहुत सी लहरें देखी। नबूद हो गए, तो ये क्या है, ये भी हो जाएंगे, लेकिन हर किसी का किरदार याद रहता है। अब कौम को भी अपना हक अदा करना होगा ना, कौम को हक अदा करना है, मुस्बत पैराए के अंदर सोचना है, मनफी तरजीहात और मनफी नज़रियात से परहेज करने की ज़रूरत है। इस हद तक हम मनफी सोच को पनपने देते हैं, वो उस हद तक ही हम पे हावी होती है और हमारे देखने का अंदाज़ तब्दील हो जाता है। तो देखने का अंदाज़ तब्दील करना है तो मुस्बत पैराए में करना चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इन्हीं मुआशी, कानूनी और बैनुल अक़वामी मंदरजात के ऊपर बातचीत की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, कल जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, परसों उस फैसले के ऊपर जो समाअत हुई उस पर भी काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ, जिससे हमें कुछ चीज़ें समझने का मौका मिला। बतौर जमहूर, जमहूरियत के रखवाले नहीं, जमहूरियत के अंदर रहने वाले, हमें ये समझ में आया कि इख्तियार किसका था और किसने इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया, किसका इख्तियार किन मामलात में नहीं था और वहाँ पे इख्तियार इस्तेमाल किया गया। क्या ये तमाम हमारे सियासी हुक्मरान कानूनी तौर पे नाबल्द होते हैं? ये हमें डायरेक्शन देने वाले, क्या इनके पास कोई डायरेक्शन होती है? कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही थी, बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन का ऐलान हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी कहा कि खुशाइंद बात है कि इलेक्शन का ऐलान हो गया। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलिकत का था और सदर ममलिकत ने तारीख ना देकर आइन से इनहराफ किया है, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पे ये तमाम तर बातें कर रहे थे कि सदर का इख्तियार यहाँ पर नहीं है और तरामीम होने के बाद सदर से ये इख्तियार वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कुछ और कह रही है, ये माजी करीब में कुछ और कहते रहे। इरफान कादिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कानून के बेहतरीन माहिर है। कुंवर दिलशाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो खुद वकील भी हैं और मुआविन खुसूसी भी रहे वज़ीर आज़म के। तो ये लोग तब ये कहते रहे कि सदर का इख्तियार नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सदर का इख्तियार था, तो वहाँ पर जवाब जमा करवाया जाता। ये क्यों कानूनी तौर पर नाबल्द होते हैं?
इसी पे बात करते हैं। बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब माहिर कानून, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब, हमें तकरीबन 3 महीने से कम का अरसा तकरीबन 3 महीने बनते हैं, हमें यही बताया जाता रहा कि सदर का इख्तियार नहीं, हमें बताया जाता रहा कि तरमीम हो गई, हमें बताया जाता रहा कि सदर अपने इख्तियारात से तजावुज करेंगे, हमें बताया जाता रहा कि इलेक्शन कमीशन ही तमाम फैसले करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ और कह दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को उन तरामीम का नहीं पता, या फिर ये तरामीम करने वाले खुद भूल बैठे कि हम ये तरमीम जो कर चुके हैं ये गलत कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया यहाँ पे। देखें, ये जितने सवाल आपने किए और जितनी इससे पहले डिबेट हुई जो आपने मुझे बताया, मतलब दिखाई, यहाँ पे तलाल चौधरी साहब थे, कमर दिलशाद साहब थे, इन सारे सवालों का जवाब आपको आईने पाकिस्तान के अंदर वो जो एक मुकद्दस किताब है उसके अंदर आपको मिलना है। आइन क्या कहता है? आइन का आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है कि सदर ममलिकत ने बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट उन्होंने डेट देनी है, और यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स की। आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन आपने करवाना है। ये मुकद्दस किताब है जो आईने पाकिस्तान है, ये आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन योर सिटीजन्स जो शहरी हैं आपके और रियासत के साथ। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को आप वायलेट कर रहे हैं, इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, और इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए आप दनदनाते हुए बल्कि बरमला ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार किसने दिया। मैं तो ये समझता हूं ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना ही नहीं चाहिए था। जब सदर ममलिकत ने खत लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, चीफ इलेक्शन कमीशन को, कि आए मेरे साथ बैठ के कंसल्ट करें, आई हैव टू गिव अ डेट, और चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि जो इलेक्शन एक्ट है, जो तरमीम आई सेक्शन 57, सेक्शन 58, उसके तहत अब आपका बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट आपका तो कोई किरदार ही नहीं रहा। तो भाई मैं ये पूछता हूं, ये पूछने में हक बजाने पूरी कौम है जिनका ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिनके साथ ये आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ जिस अदालतों ने करना है, वो ये बार बार बरमला हम ये बात पूछने में जो है हक बजानिब हैं कि आप ये कैसे कह सकते थे। आप ये कहकर आर्टिकल 6 के अंदर अपने आप को फॉल करवा रहे हैं जो हाई ट्रिजन का केस बनता है आपके ऊपर। मिनिस्टर साहब, जो चीज़ पूरी कौम जानना चाहती है, यासर ने भी वही बात की है, वज़ीर कानून भी यही बात कहते थे, उसके बाद जनाब इरफान कादर साहब भी हुकूमत का हिस्सा थे, वो भी यही बात कहते थे, उसके बाद जनाब अता तारड़ साहब वो भी यही बात कहते थे, और तो और पाकिस्तान में तकरीबन सियासी जमातें यही बात कहती थी। तो जब हम किसी को वज़ीर कानून या मशीर या कोई चीज़ बनाते हैं तो क्या उनके इल्म में ये बात नहीं होती, या फिर सिफारिश इतनी तगड़ी होती है, या फिर वो मजबूर होते हैं कि जो पार्टी की पॉलिसी है वही बयान करनी है, आइन को बाकी चीज़ों को बिल्कुल ज़बरदस्त कर देना। ये हमें समझाइए क्या है? सर यही तो सर यही तो हो रहा है। मैंने ये अर्ज की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये मामला गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा जाएं जाकर सदर पाकिस्तान से मुशावरत करें, उनसे तारीख लेकर आएं। जब ये अदालत के अंदर गए ये सारे साहिबान और इन्होंने जाकर कहा जी कि सदर ममलिकत ने हाँ कर दी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर इसरार किया। उन्होंने कहा कि क्या कोई लेटर आया है सदर ममलिकत की तरफ से जिसके अंदर ये 8 फरवरी की डेट आप दे रहे हैं? उन्होंने कहा जी लेटर उन्होंने नहीं दिया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाओ, ये साथ ही सदर ममलिकत की प्रेसिडेंसी है, वहां से लेटर लेकर आओ विद एन एंडोर्समेंट। और उसके ऊपर मैं ये समझता हूं हमारी सुप्रीम कोर्ट जो बहुत ज्यादा इस वक्त चीजों को आइन के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है, उनको ये चाहिए था कि ये वंस फॉर ऑल सेटल करते कि जो आइन की पामाली करेगा, जो आइन को वायलेट करेगा, जो आइन की बुनियादी शिकों के खिलाफ जाएगा, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की कोशिश करेगा, ही शुड ऑल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इसके अंदर किसी न किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी। ये ना डाल के हमने एक रवायत और कायम कर दी कि आइंदा भी आने वाले दौर के अंदर अगर कोई बंदा कोई अदारे का सरबरा, बेशक वो चीफ इलेक्शन कमीशन हो या किसी और सियासी जमात का कोई कारकुन हो, वो कहेगा कि वायलेट कर सकते हैं कानून, तो उसको भी इस तरह छुट्टी मिल जाएगी। इस तरह नई रियासतें चलती सर, इस तरह एक घर नहीं चल सकता। आप रियासत चलाने की बात करते हैं, मैंने तो इस तरह के ममालिक देखे सर जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ही अनरिटन है, लेकिन एक ऐसी वायलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी भी नहीं हुई थी, जिसके अंदर मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मिसाल आई। आपने बर्तानिया के अंदर देखा पीटर मेडल्सन को 98 में रिजाइन करना पड़ गया सिर्फ इस बात के ऊपर, उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन की। वो नेशनल टेलीविजन पे आकर उसने जो है वो
माफी भी मांगी, लेकिन उसके बाद उसको पूरी जिंदगी ताहयात उसने सियासत छोड़ दी। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम कहते हैं कि जनाब आइन के अंदर तो अब जिस तरह एक बड़ा क्लियर है आइन के अंदर, जिस तरह मैंने पहले बताया कि आर्टिकल 224 कहते हैं 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि 14 मई को इलेक्शन होने थे। उसकी जिम्मेदारी मैं किस पे डालूं? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज भी इंटैक्ट है। क्या उसकी जिम्मेदारी किसी पे डालनी चाहिए थी या नहीं डालनी चाहिए थी? उसकी जिम्मेदारी डलनी चाहिए थी। उसके अंदर जिन लोगों ने कुताही की, जो लोग इस जुर्म के मुर्तकिब हुए, उनको पाबंदे सलासल करके उनको मिसाल इबरत बना देना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो ना हो सका। मैं आज भी अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, जो उन्होंने एक ही बात करके एक बात को साइड पे कर दिया कि माजी की बातों को भूल जाएं और आने वाला हैप्पी एंडिंग को देखें, तो इस तरह रियासत सर कैसे चलेगी? मेरी बायसीयत पाकिस्तानी बायसीयत एक कानून के स्टूडेंट के मेरी फिर ये इल्तिजा है कि इस मामले को ऐसे मत छोड़ें। कल को आने वाले वक्त के अंदर ये चीजें हमारे गले के अंदर ऐसा फंदा डाल देंगी कि जिसका जब दिल चाहेगा वो कानून की वायलेशन करेगा और उसके बाद वो निकल जाएगा। इस तरह के मामलात के अंदर इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने थे, आइन की मंशा है। इस मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आइन की मंशा है। इस मुल्क के अंदर प्रेसिडेंट ने डेट देनी थी, आइन की मंशा है। क्यों मंशा को वायलेट किया गया? इस बात का सवाल मैं भी मांगता हूं, पाकिस्तान का हर शहरी भी मांगता है, यहां पे आपकी बैठी हुई सारी ऑडियंस भी मांगती है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ देखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो बैठे हुए हैं हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं, दे आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है, इन्होंने इसकी हिफाजत करनी है। और अगर कोई कल को इस तरह उठ के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि हम ये नहीं, मतलब इसके अंदर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि शायद अगर वो कस्टोडियन बैरिस्टर साहब शायद ये फिर मकाम अफसोस तो हमारे लिए ये भी है ना कि जो कानून साजी तश्कील देते हैं वही अगर उसको वायलेट करना शुरू कर दें तो अमल दरामद आम जमहूर ने कैसे करना है? सर मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, जिस तरह आगे आपने बात की। अब देखें, मतलब ये प्रेसिडेंट्स वाली बात, अगर मैं एक छोटी सी चीज इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा कि सेक्शन 57 सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट जो आई, उसके अंदर लिखा हुआ है क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सर तो उसने तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो चीज इख्तियार दे रही है कि आपने डेट अनाउंस कर रही है, उसके अंदर लिख दिया कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है आपका आर्टिकल 48, कॉन्स्टिट्यूशन है आपका आर्टिकल 224, और वो बरमला कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी थी। तो इसके अंदर सर जिन लोगों ने इस चीज की वायलेशन की उनके हवाले से, और फिर सर होगा क्या? लोग मायूस हैं, आज आपके सामने है। लोगों का हमारी अदालतों के ऊपर एक अंधा एतमाद होता है कि यहां से हमें इंसाफ मिलेगा। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर वो चीजें, उनके बेसिक राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर जमहूर के राइट्स आते हैं, जिसके अंदर ये राइट टू हैव अ वोट आता है, अगर उसको वायलेट किया जाएगा तो लोगों के अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मायूसी है। आज आपके मुल्क जिस हालात के अंदर से गुजर रहा है, इसको सिर्फ एक ही चीज आपके मुल्क को मुतहिद रख सकती है, आगे लेकर जा सकती है, इस दहशतगर्दी को खत्म कर सकती है। आप अपने आप को आइन के ताबे कर लें, सब के सब इदारे अपने आप को आइन के ताबे कर लें। देखिएगा इस मुल्क के अंदर खुशहाली भी आ जाएगी, इस मुल्क के अंदर आम आदमी भी अपने वोट का हक समझेगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आइन के ताबे कर लें। जब आपकी हम यही सवाल तो कह रहे हैं, आइन के ताबे अवाम तो है, आइन के ताबे सहाफ़ी भी है, लेकिन आइन के ताबे नहीं है तो पाकिस्तान का सियासतदान नहीं है, पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से हो, उनको किस तरह किया जाए? सर देखें, बात बड़ी सीधी सी है। आज 75 साल हो गए इस मुल्क को बने हुए, और 75 साल से हमने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स देख लिए, हमने डिक्टेटरशिप भी देख ली, हमने पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी देख ली, और आज जिस नहज पे हम पहुंचे हैं कि आज हम मुआशी तौर पे मुल्क जो है वो डिफॉल्ट होने वाला है। आज IMF के पास हम कुछ कौल लेकर बैठे हैं, उसकी बुनियादी वजह ना सियासतदान ना जो डिक्टेटर्स आए उन्होंने अपने आप को कभी आइन के ताबे नहीं रखा। हर एक ने अमेंडमेंट्स लेकर आए, हर एक ने अपने मुताबिक इस आइन के तकद्दुस को पामाल किया। सर पाकिस्तान के अंदर अगर मैं देखूं ना, पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए सबसे मुकद्दस किताब है कुरान पाक।
कुरान पाक की अगर कहीं पे बेहुरमती होती है या अदालतें हमारी सजा देती हैं ब्लास्फेमी के अंदर कुरान पाक की बेहुरमती के ऊपर, सर कुरान पाक के बाद जो सबसे मुकद्दस किताब है, सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो हमारे पास आईने पाकिस्तान है। और मैं डरता हूं उस वक्त से कि इस आईने पाकिस्तान को लेकर अगर किसी दिन इस अवाम ने या जमहूर ने उठा लिया ये बेड़ा कि हमने सजा इस आइन की वॉलेशन करने वाले को खुद देनी है। निजाम हयात के बगैर तो घर नहीं चल पाता, आप मुल्क कैसे चलाएंगे, आप रियासत कैसे चलाएंगे? तो सर इससे सबक सीखने की जरूरत है आज सारे सियासतदानों को, जो बैठे हुए हैं कानून साजी करने वालों को, कि वंस फॉर ऑल इस चीज को सेटल कर लें, इदारे जाकर अपना काम करें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक, सियासतदान अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के मुताबिक काम करें। इस मुल्क के अंदर फलाह भी होगी, इस मुल्क के अंदर खुशहाली भी होगी, इस मुल्क के अंदर तरक्की भी होगी, और इस मुल्क के अंदर आप देखेंगे, मैं देखूंगा कि अब राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो। अब राज करेगी खल्के खुदा जो मैं भी हूं और तुम भी हो। उम्मीद करते हैं कि मुस्बत पैराए के अंदर ही तमाम तर इंतजामात हों और हमें बेहतर मंजरनामा देखने को मिले। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब, इस हवाले से अपना वक्त। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कानूनी मंजरनामा हम बयान कर रहे थे, मुल्क की मजबूरी सूरत हाल के ऊपर भी हम बात कर रहे थे। फिर से उसी बात को दोहराते हैं कि मुल्क के अंदर हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है, वो लहर हमारे ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होगी। तफरका फैलाने की भी जो कोशिश की जा रही है, उन अनासिर की निशानदही किस तरीके से होगी और उस तफरकाबाजी को भी हम किस तरीके से निपटेंगे कि एक तरफ दहशतगर्दी की लहर से भी निपटना है, दूसरी तरफ जहनी अफरीत से भी हमें निपटना है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, कल का जो बहुत बड़ा सानेहा हुआ, 14 जवानों की शहादत हुई, हम उसी अफसोस में थे, उसी गम में थे कि रात फिर एक बुज़दिलाना वार किया गया और खुदा का सद शुक्र कि हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये एक तरफ पाकिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से मंजरनामा रूनमा होता दिखाई दे रहा था, तो दूसरी तरफ रात की तारीकी में ऐसे हमलों का आगाज, ये किस चीज़ का पेश ख़ैम है? जी बहुत शुक्रिया। देखें जी, आपको और हम सबको हमारे अपने दुश्मन का पता है। स्पेशली इस तरह के जब हमले होते हैं, स्पेशली जब पसनी में जब 14 जवान शहीद हुए हैं और इसके बाद PFBS मियांवाली पर जो हमला हुआ, तो इस पर ताने बाने जाके फिर इंडिया से मिलते हैं, राज से मिलते हैं, क्योंकि ये जो स्पेशली PFBS मियांवाली का ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रेटेजिक एसेट से यहाँ पे हुआ, तो ये उसके बगैर मुमकिन नहीं है। फिर इसकी फैसिलिटेशन है, फैसिलिटेटर्स अवेलेबल हैं, सेफ हेवन से हमारे अफगानिस्तान से वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं, वहाँ से सहूलतें मिलती हैं, और इस तरीके से यहाँ के अंदर के लोग मिले होते हैं, तब जाके ये चीज़ें होती हैं। और ये देखें कि ये एक आइसोलेशन में इंसिडेंट नहीं हुआ है। रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ फैसले किए, माफ़ कीजिएगा, उसमें देखें कि हमने इलीगल लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो अफगान है या दूसरे नेशनलिटी से उनको भेज रहे हैं। तो ये एक किस्म का आप समझ लें कि एक ब्लो बैक भी इसका हो सकता है। और सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे कि इसमें हो सकता है कि जब बाद में आइडेंटिटी हो तो इसमें कोई अफगान नेशनल्स भी निकलें। तो ये चीज़ें हैं, और इसमें यकीनन हमारा दुश्मन जो है इंडिया का रा का जो हाथ है, इसमें हमें डाउट नहीं है। स्पेशली जब बलूचिस्तान में जो है वहाँ पर उनके अपने प्रॉक्सीज हैं, और इसमें स्पेशली पसनी वाले में लाइकली है कि BLF वाले इसमें इन्वॉल्व होंगे और जो 14 जवानों को शहीद करने में। तो वो हमें जो है इंडिया की शुरू से कोशिश रही है, राइट फ्रॉम 1947 पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, और आजकल इंडिया ज़ेर अताब है। इंडिया की इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट हो रही है, स्पेशली जब अभी कतर वाला इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे इनके लोगों को सजाए मौत मिली है स्पिनाच के लिए, जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। और फिर हमने देखा ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो कनाडा में हुआ इनमें, जहाँ पे उन्होंने सिखों को मारा, यूनाइटेड किंगडम में मारा, फिर पाकिस्तान के अंदर पंजवर एक सिख लीडर लाहौर में असैसिनेट हुआ, एंड सब्सिक्वेंटली जो कश्मीरी यहाँ पे थे वो मारे गए थे। फिर हमने देखा इंडिया के EU लैब में इंडिया को इन्होंने एक्सपोज किया, फिर स्टैनफोर्ड इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने इनको एक्सपोज किया, वो अब भी आखिर में जाके स्पिनाच में भी ये पकड़े गए हैं।
और फिर हमारे पास इनका एक ऑलरेडी हमारे पास कुलभूषण यादव यहाँ पे बैठा हुआ है पाकिस्तान में। मैं इसी पे आता हूँ ब्रिगेडियर साहब, हमने उससे बिठाया हुआ है पाकिस्तान में कुलभूषण को। और भाई जब हमारे मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी एयर बेसिस पे हमले हो रहे हैं, हमारा सुकून बर्बाद किया जा रहा है, तो फिर इसकी सजाए मौत में अब क्या हम इंटरनेशनल रूल्स हम देखते हैं, कौन सा इंटरनेशनल रूल्स जो है वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान में होने वाले या कनाडा में होने वाले इन हमलों पे तो इंटरनेशनल रूल्स ने किसी कोई नहीं कुछ किया, तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? नहीं, आप सही कहते हैं। देखें राना साहब, बात यह है कि दुनिया में आजकल हमने जब गजा के सूरत हाल के बाद देखा है कि वहाँ पे डबल स्टैंडर्ड्स है वेस्ट में, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपनी जब बात होती तो कुछ कहते हैं, जब दूसरी की बात आती, यूक्रेन वाले मामले में डिफरेंट है, गजा के मामले में दे आर टोटली डिफरेंट है। तो फिर लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने एक्ट करना एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट एट द सेम टाइम, क्योंकि इस पर ऑलरेडी सजा हो चुकी है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस वहाँ पे भी जारी रहा है और इसके उसमें इम्प्लीकेशन वो वाली हैं, लेकिन पाकिस्तान का उस पर डाउट कोई नहीं है, ऑलरेडी इस पर सजा हो चुकी है। और देखें कि ये मिलिट्री कोर्ट ने इसका एक फैसला किया था और इसको वैसे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको फैसले को एंडोर्स किया कि जी जो कोर्ट ने फैसला किया था। तो मेरे ख्याल में वक्त आने पे जो अप्रोप्रिएट टाइम होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी और मेरे ख्याल में इसको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मेरा तो यही है। फिर यासर साहब करते हैं सवाल, कब फैसला करेगी? जब हम और आप भी ख़त्म हो जाएंगे, कब फैसला करना हमने? हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तो अब तो ये वक्त है, इस वक्त में तो कर देना चाहिए। नहीं, लेकिन देखें राना साहब, कोई हमने जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना या टिट फॉर टेट वाली बात नहीं करनी है। हमने सोच समझ के फैसले करना है और जिस तरह मैंने कहा ना कि हमने जिम्मेदारी का एहसास दुनिया को भी दिलाना है कि हम रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। हम अफगानिस्तान की तरह एक्ट नहीं करना चाहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने तमाम को कमिटमेंट दी थी कि यहाँ से सेफ हेवंस नहीं होंगे, यहाँ से कोई ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से सब कुछ हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर ने जन्म ले लिया है, इसके ताकुब में हमारे जो जवान निकलते हैं, वो जवान मादरे वतन पे कुर्बान भी हो जाते हैं। ये कुर्बानियाँ हमें कितना अरसा देनी है? 3 दहाइयों से तो देते आ रहे हैं, मजीद कितना अरसा देंगे? देखें जी, ये एक तवील जंग है अभी, क्योंकि ये दहशतगर्दी आप देखें कि पाकिस्तान ने 9/11 के बाद असल में देखें, आल्दो 2007 के बाद ये टीटीपी का मसला स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 9/11 के बाद जो एक्चुअली जो वहां से लोग भागे सारे हमारे एसवाइल फाटा में आ गए, उसके बाद से हुआ। लेकिन आपने देखा अफवाज पाकिस्तान ने इन सब को खत्म किया था, एलिमिनेशन किया, स्वात में से स्वात को क्लियर किया, फाटा को क्लियर किया, जब फाटा में जो नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान को जो बाकी जो इलाके थे उनको भी क्लियर किया। तो उसमें पाकिस्तान की कामयाबी बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको अप्रिशिएट किया। दुनिया में कोई ऐसी अफवाज नहीं थी जो इस तरह कामयाब हुए। अफगानिस्तान के सूरत हाल देखें, अमेरिकन थे वहाँ पे, रशियंस आए थे, वियतनाम के देख लें, ये इवन इराक में देख लें, लेकिन पाकिस्तान की जो जंग हुई, लेकिन इसमें पाकिस्तान कामयाब रहा। लेकिन बदकिस्मती से जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो एक सिचुएशन में टर्न आया, हमारी तवक्कुआत के बरखिलाफ वहाँ से ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। जिस तरह वहाँ से टीटीपी रीग्रुप हुआ और रीऑर्गेनाइज करके देयर नो जो लेटेस्ट वेपन के साथ हैं और वो आके पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। तो ये अभी 2 साल से ये सिचुएशन एक दोबारा बिल्ड हुई है और 2 दिन में हमने देखा इसमें एक सर्ज आया है। और सर्ज में खाली इसमें नहीं है, लेकिन इसमें बिहाइंड द सीन हमने आपको कहा कि इसमें इंडिया का, लेकिन आप ये भी देखें कि सर्ज जो आया है वो ऐसे वक्त में आया है कि जब हमने एक डेडलाइन दी थी और उस डेडलाइन का इख्तिताम हो गया। देखें जी, वो बिल्कुल सही है। ये मैंने कहा ना, एक पॉसिबिलिटी है, ये इसका ब्लो बैक हो सकता है। लेकिन देखें ना कि ये इंटरनेशनल अभी आप देखें कि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। जब अफगान रेफ्यूजीज यहाँ से, जब ये बाकी लोग नहीं थे तो अफगान रेफ्यूजीज इसलिए दे वर अनविलिंग टू गो बैक टू अफगानिस्तान कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, वहाँ पे कोई पुल फैक्टर नहीं है, ज़मीन नहीं, हम क्या करेंगे। अब तालिबान के आने के बाद तो वहाँ सिचुएशन बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है।
तो इन लोगों को विलिंगली वापस जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि अभी 44 साल से यहाँ अब जो इलीगल लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, अब हम एक जिम्मेदार मुल्क, एक सोवरेन मुल्क के तौर पे जो हम अपने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को भेज रहे हैं, तो किसी को क्यों इतराज हो? इंडिया को बड़ी तकलीफ है, और इंडिया की इसलिए तकलीफ है कि वो यहाँ पे चाहता है कि लोगों को वो यूज करे, यहाँ पे वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, तो दैट इज द इंडियन इंटरेस्ट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी वेस्ट वाले देखें, वो कहते हैं कंपेशन शो करें, आप रुक जाएं, फलानी करें। गजा के मामले में कंपेशन तो कोई शो नहीं करता है, लेकिन इस मामले पे वो सारे कहते हैं आप कंपेशन शो करें। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। लेकिन जो फैसले अभी हुए हैं, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हुआ है कि हमने एक डिसीजन लिया और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, और पिछले जो डिसीजन जितने भी हुए थे अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या इस वक्त पूरी कौम को और तमाम सियासी जमातों को इन इंतखाबात से हट के इस मामले पर एक जगह इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल है, राना साहब सही कहते हैं, एक बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। जिस तरह APS के हमले के बाद वहाँ एक हमने देखा कि सारे लोग एक टेबल पर बैठे थे और नेशनल इलेक्शन प्लान बना था, तो अभी भी रिक्वायरमेंट है। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करना चाहिए, तमाम पॉलिटिशियंस को सब मिल के बैठें और इसमें वो डिसाइड करें कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात है। हमें सियासत से बालातर होके हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, तो ये यकीनन होना चाहिए। इसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक जहन है, हमारे एक पेज पे होना चाहिए कि हम क्या, पाकिस्तान के लिए हम क्या चाहते हैं। और नेशनल इलेक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोविंसेस का काम है। तो मेरा ख्याल में बहुत ज़रूरी है ये एक गैदरिंग, जो समिट ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मिल बैठ के हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाहिद मसूद खान साहब इस हवाले से अपना लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा शहराज। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैच से ही करना था, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने कल सानहे का सामना किया और जिस तरीके से रात की तारीकी में दुश्मन ने बुज़दिलाना वार किया, तो इसलिए बेहतर यही समझा कि हम आगाज़ उस बात से करते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत क्या है। वो हम उसके ऊपर तमाम तर जो चीज़ें हैं, तरजीहात हैं, उनका इहाता भी कर चुके हैं। मैच की बात करनी है। पाकिस्तान एक ऐसे मरहले के ऊपर था कि पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पे टॉस जीत के जब बैटिंग की दावत दी न्यूजीलैंड को, तो सारे क्रिकेट के पंडित ये राय रखते थे कि बैटिंग पिच है, इसके ऊपर पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए था। फिर जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ भूले हैं हमारे बॉलर्स, जिस तरीके से लाइन एंड लेंथ पे अगर बॉल भी करवाई है तो न्यूजीलैंड ने किसी तरीके का लिहाज नहीं रखा और न्यूजीलैंड ने 400 का हिंसा जो पाकिस्तान को टारगेट के लिए अबूर करके दिखाया, वो पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत मुश्किल दिखाई देता था। इब्तदाई तौर पे अब्दुल्ला शफीक की विकेट गिरी, मायूस हुए शाही के क्रिकेट। फ़खर जमान ने जिस तरीके से जारहाना इनिंग से आगाज़ किया और जिस तरीके से उन्होंने छक्के लगाए, उन्होंने छक्के छुड़वा दिए। तमाम बॉलर्स जो न्यूजीलैंड के थे उनके इकॉनमी रेट को तबाह करके रख दिया। तो पाकिस्तानी टीम बारिश की वजह से मैच रुका, फिर जब आगाज़ हुआ तो उससे तेज़ी से खेले और फिर पाकिस्तान को मैच जो है वो DLS मेथड के तहत दे दिया गया। लेकिन पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान अभी भी 5वें नंबर के ऊपर मौजूद है। इंग्लैंड के मैच फैसला करेगा कि पाकिस्तान सेमीफाइनल की तरफ रुजू करता है या नहीं करता। राना साहब, आज की जीत 400 का हिंसा, हम 345 पर बहुत खुश थे कि 345 का हिंसा अबूर नहीं करेंगे, लेकिन 400 का वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर 400 का हदफ जो है वो किसी भी मेथड के तहत कोई टीम नहीं जीती। पाकिस्तान आज जीती है, क्या राय रखते हैं, कैसे जज्बात? देखें यार सर, एक तो मैं समझता हूँ आज जहाँ पे हमें बड़ी तकलीफ़ के दिन गुजरा, कुछ ऐसे सानहात गुजरे, वहाँ पर एक खुशी मिली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आज बैटिंग देखकर। आज तो ऐसे लग रहा था जैसे फ़खर जमान जो है वो इस तरह फेंटा लगा रहा है, इस तरह दो रहा है जैसे उसे दुनिया का सबसे सख्त गुस्सा हो। 11 छक्के 8 चौके और चौके ऐसा किया उन्हें। और बाबर आजम ने भी आज बड़ी जुम्मेदाराना बैटिंग की और बड़ा बेहतरीन किया। एक कप्तान का जो रोल होता है वो रोल उन्होंने अदा किया। देखिए आज का मैच जो है एक चीज़ तो साबित कर गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है
ये दुनिया की एक वाह टीम है जो किसी वक्त भी कुछ भी कर सकती, कम से कम स्कोर पे हार भी सकती है। मैं कह रहा हूं ये हार भी सबसे कम स्कोर भी कर सकती है और सबसे ज्यादा स्कोर भी कर सकती है। ये एक ऐसी टीम है। एक चीज तो बड़ा क्लियर हो गया आज के इस मैच से यासर, पाकिस्तान के पास बैटिंग दुनिया की मजबूत तरीन है। अगर ये नीयत से खेलना चाहें और ये अगर ये जोश से खेलें और इस मुल्क के लोगों का ख्याल रखते हुए खेलें तो ये जीत सकते हैं। पहली विकेट गिर जाए, दूसरी गिर जाए, इनको कोई नहीं गिरा सकता। बेशक पांचवें और अगर यही हौसला पाकिस्तान के बॉलर्स में आ जाए, मुझे तो ना समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के बॉलर्स एक छक्का लगने के बाद शायद उन्हें घर की याद आना शुरू हो जाती है। होम सिकनेस तो फील होती है और लेंथ बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन यार सर आप तो बताएं यार, आपने तो आज आपने अपने प्रोग्राम में सुना 100 बैट और 100 बॉल तकसीम करने हैं। हाँ, तो यार मैं भी आपके साथ हूँ, मुझे बताइएगा किस वक्त लेने आना है, पाकिस्तान की जीत है ना। हमने पहले इब्तदाई तौर पे 10 बैट और 10 बॉल्स की बात की थी, लेकिन फिर उसके बाद जोशो जज्बा सईद साहब का बड़ा, सईद अजमल साहब ने कह दिया कि 50 बल्ले और 50 गेंदें, फिर और जज्बा उनका बड़ा, तो उन्होंने कहा जी 100 बल्ले और 100 गेंदें। मैंने कहा जी देख लें पीछे से ऑर्डर ना कैंसिल हो जाए। तो उन्होंने कहा जी नहीं, पाकिस्तानी टीम के लिए ऐलान किया जाता है, तो पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह मुझे यकीन है अगर इसी जोश और जज्बे से खेलती रही तो अगला मैच भी हम एक बड़े मार्जिन से जीतेंगे और इंशाल्लाह फिर हम सेमीफाइनल में जाएंगे और फिर सेमीफाइनल में जाके हम वो तमाम हिसाब किताब पूरा करेंगे जो हमने करना है। हाँ, वैसे फ़खर ज़मान ने तो नींदें उड़ा दी होंगी, लेकिन वो आप जो बॉलिंग की बात कर रहे हैं, इफ्तिखार अहमद की तरफ से बॉल करवाया गया ना, तो लाइन लेंथ ठीक नहीं थी। विलियमसन ने ना बाउंड्री मारी, तो उसके बाद बाबर आजम ने ना इस तरह सर पकड़ के उसे कहा इथे करा, उन्होंने फिर गुड लेंथ के ऊपर मारी, उन्होंने फिर बाउंड्री मारी, फिर फ़खर ज़मान ने कहा नहीं शॉट तो अच्छी मारी है। फ़खर ज़मान ने फिर वो अच्छी लेंथ के ऊपर भी शॉटें मार के बताया। फ़खर ज़मान ने उसे बताया फिर हाँ। कि तूने मेरे चाचा जी को मारा, अब तो तगड़ा सारे भतीजे मारो, सारे मारेंगे। तो फ़खर ज़मान ने, तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मारा उन्होंने नाक़दीन के मुंह बंद किए। बेंच पे बैठे रहने पे उन्होंने वो मिसाल कायम की जो मोहम्मद शामी की थी, जो बुमराह की थी, कि आप मैच से बाहर रहते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहते, लेकिन जब वापस आते हैं तो फॉर्म के अंदर वापस आते हैं, आउट ऑफ फॉर्म नहीं होते, ऑफ कलर नहीं होते। आज वो ऐसे कलरफुल दिखाई दिए हैं कि कमेंटेटर्स भी हैरान थे और वो कमेंट्री के अंदर कह रहे थे कि भाई आज हुआ क्या, 98 मीटर का, 99 मीटर का, 88 मीटर के, छक्के पे छक्का, 11 छक्के, इतने तो वो 400 के इनसे में उन्होंने नहीं मारे न्यूजीलैंड की टीम ने जितने अकेले फ़खर ने मारे। उसके बाद उसका सजदा करना जो भारत को बड़ा तकलीफ देता है, वो मोहम्मद शामी तो बेचारा डर गया ना, उसको उस पर इन्होंने फतवा लगा देना था, उस पर अगले मैच पे पाबंदी लगा देनी थी। ये आपको पता ना, ये बनिया जो होता है ना, ये नहीं पसंद करता। लेकिन आज इंडिया की सरजमीन पे पाकिस्तान ने उसी तरह मारा है इंडिया को जिस तरह इंशाल्लाह हम भारत के दहशतगर्दों को मारेंगे, जिस तरह हम सब मिलकर, पूरी कौम मिलकर भारत के उन तमाम लोगों को मारेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में शामिल है। लेकिन उसका टेलर दिखा दिया फ़खर ज़मान ने कि उन तगड़े हो जो। मैं तो कहता हूं कि अब भारत के साथ एक वैसे ही मैच कर लेना चाहिए वहां पे, लेकिन भारत भाग जाएगा। यार सर सुनने में आया कि भारतीय खिलाड़ी जितने थे ना, उन्होंने कहा यार फ़खर ज़मान जो है इनू किधर फरो, और सुनने में आया कि इनका कोई वकील सुबह इसी पे केस ना कर दे, क्योंकि ये तो 1 मिनट से पहले कर देते हैं ना, और तो आता कुछ नहीं, इनको भी नून लीग की तरह केस आ जाते हैं ज्यादा। तो ये ना हो जाए। लेकिन भारतीय टीम फॉर्म में तो बहुत ज्यादा है सर। ओ भाई अपने मुल्क में फॉर्म में अपनी मर्जी की विकेटें बना रही है। फॉर्म में क्या, फॉर्म में मुझे एक बात कहे, कितनी चीजें उनकी अपनी मर्जी की हैं। चले विकेट्स मर्जी की हो गई, हाँ, तो विकेट्स दूसरों को फायदा क्यों नहीं दे रही जो IPL वहां पे खेलते हैं? भाई बात ये है कि जुआ हो रहा है। हाँ, ये वाला ना मुझसे पूछे, आप तो अपने प्रोग्राम में नहीं पूछते, जो बैठे होते हैं तो नहीं। सरफराज नवाज साहब तो सरफराज नवाज तो बादशाह आदमी है ना, वो तो खुल के बात करता है। आप ये जुआ हो रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जुए का घर जो है वो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और उसके बाद भारत, और ये सारे लोग हैं वहाँ पे जुआरिये बैठे हुए हैं, अरबों रुपये का जुआ होता है। वैसे मैं एक बात करूँ, मैं अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं मेरे पाकिस्तानी कौम, वो तमाम अदारे,
ज़रा थोड़ा सा इस पर भी तवज्जो दें ना। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है ना यासर जी, इस दहशत गर्दी में इस जुआ माफिया का बड़ा हाथ है। फंडिंग होती जो फंडिंग इस तरह होती है कि मुख्तलिफ बुक मेकर्स, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मैं आपको कहेंगे तो कल के प्रोग्राम में वो तमाम बुक्स जो इन्होंने साइट्स बनाई उनके नाम दे दूंगा, इंडियन साइट्स। फिर यहाँ से दहशत गर्दों को पैसे जाते हैं, हवाला जाता है कि आप फलां जगह से इतना पैसा ले लें, आप फलां जगह से इतना पैसा ले लें। मैं नहीं कहता कि इनको पता है कि ये दहशत गर्द है जिसको हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो पाकिस्तान में डॉलर, पाकिस्तान की मौशियत और पाकिस्तान में दहशत गर्दी, इसका भी आत्मा होगा। और ये जो जुआ माफिया है ना, इसकी वजह से जो हमारे प्लेयर या दूसरे प्लेयर बर्बाद हो रही है, उसकी भी बचत हो जाएगी। ये मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। कहेंगे तो कल के मैच में हम कल के प्रोग्राम में एक एक मैं चीज़ें डिस्कस कर दूंगा, मौजूद है हमारे पास, रिकॉर्ड में है, आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि फलां किसकी है, फलां किसकी है, फलां किसकी है, कौन किससे कितनी लाइनें ले रहा है, किसको कितने पैसे मिल रहे हैं, कौन किस तरीके से पैसे देता है। मुझे एक बात बताए, सियालकोट की दहशतगर्दी, हर दहशतगर्दी के पीछे निकलते हैं भारत, पता चलता है कि यहाँ पे आया, पैसे दिए गए, सहूलतकार यहाँ पे मौजूद थे। उन सहूलतकारों को जहाँ से पैसे मिलते हैं वो तो हम पकड़ सकते हैं ना, वो सारे तो सामने आ सकते हैं ना, वो तो कहीं नहीं भागे ना। तो इस चीज़ को बंद करें, इस माशरे में ये नासूर बंद होना चाहिए। और ये घर घर गली गली मोहल्ले मोहल्ले फैल चुका है और इससे आपकी सोच नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, एक बड़ी खबर दे दूं आपको मैं, बहुत से टारगेट किलर जो हैं, खासकर कराची तो इसका घर बना हुआ है। कराची, सियालकोट, पिंडी, पाकपतन, कसूर, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, नाम एक एक के ले रहा हूं मैं, घर बने हुए हैं जहां से ये अरबों खरबों रुपए रोजाना बजरिया एक हमसाया मुल्क भारत मुंतकिल होते हैं। और ऐसा हवाले का काम होता है कि हम आज तक उसको नहीं पकड़ सके। उम्मीद करते हैं कि मुल्क में जारी हालिया ऑपरेशन जो है, जो स्मगलिंग था, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ था, ये डॉलर माफिया के ख़िलाफ़ था, इधर भी इक़दाम होंगे और इधर भी कुछ मुस्बत इक़दाम उठाए जाने पर हमें कोई बेहतरी का सामान होता दिखाई देगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।